Good morning student. Welcome to the chemistry world. Today we discuss chemical reaction and chemical equation. आज आप लोग सोच रहे होंगे मैम बुक से पढ़ा रही हैं. यस, तो मैं बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपने 10th में भी ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो मैं उसी कॉन्सेप्ट को आपको इन्हेंस करने वाली हूँ, उसी में कुछ कॉन्सेप्ट और ऐड कर दूँगी. और इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें ऐसा कुछ न्यूमेरिकली है जो हम करके देखें या समझें. तो ये जस्ट टॉपिक सिर्फ आपके समझने के लिए है और जो आपने प्रीवियस समझा हुआ है उसको रिवाइज करने के लिए. तो मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ, इसलिए ये हम सब मिलके बुक से डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. टुडे टॉपिक इज़ केमिकल रिएक्शन. तो देखिए आपने ये 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है. ये तो एक चैप्टर ही आपको केमिकल इक्वेशन से, ठीक है ना. तो उसमें ही कौन से कॉन्सेप्ट और ऐड हो रहे हैं जिससे आपको 11th में पढ़ना है वो हम देख लेते हैं. ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन. तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन? व्हेन एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट with some other elements or compound to form a new compound. ये हम सबको पता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि जब क्या होता है कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड रिएक्ट करते हैं किसी अदर कंपाउंड और एलिमेंट से तो वो न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं. जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन. ठीक है, टू फॉर्म हाइड्रोजन ये बन रहा है तो ये हेल्प कर रहा है हाइड्रोजन को फॉर्म होने में. ठीक है ना, ZnSO4. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सोडियम क्लोराइड दैट मीन्स NaCl and these reaction may be represented by symbols and formulas. ठीक है ना. तो देखिए ये जो रिएक्शन मैंने बोली ओरिएट की वो यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा कि हम किस टाइप की रिएक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, हमें इसको बहुत अच्छे से समझना है. तो देखिए यहाँ पे जब हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट किया किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो हमें उसने क्या दिया? NaCl. मतलब NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट भी होता है. और क्या बनाया उसने साथ में ही? वाटर. ठीक है ना, तो इसके साथ ये रिएक्शन मतलब ये कोई और एलिमेंट थे, ये अदर कोई एलिमेंट से बने हैं, फिर इसने बनाया कुछ अदर एलिमेंट्स. ठीक है ना, तो यही हमारी केमिकल रिएक्शन क्या बोल रही है कि व्हेन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिएक्ट विथ सम अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स, इट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. सभी को क्लियर हुआ केमिकल रिएक्शन क्या है? ये हमने 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है. ठीक है ना. चलिए अब देखिए डी एसोसिएशन क्या होता है. जब किसी सब्सटेंस का डी एसोसिएशन होता है तो कैसे होता है वो? हाइड्रोलाइसिस की कंडीशन में कैसे पहुंचता है? देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं. डी एसोसिएशन मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि उसका टूटना, ब्रेक होना. तो देखिए यहाँ पे लिखा है डी एसोसिएशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग और इट्स हाइड्रोलाइसिस ऑन एडिंग इट टू वाटर आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. देखिए जब कोई प्रोडक्ट है मतलब अदर एलिमेंट उसमें ऐड नहीं है. यहाँ पे क्या था? जिंक और H2SO4 दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड क्या हो रहे थे? रिएक्ट कर रहे थे और डिफरेंट कुछ बना रहे थे प्रोडक्ट को. ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ही कंपाउंड मॉलिक्यूल हमारा प्रेजेंट है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और उसका क्या हो रहा है? डी एसोसिएशन या हीटिंग की प्रेजेंट में हाइड्रोलिसिस हो रहा है. ठीक है ना, हीटिंग से हम उसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं या हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है. कोई भी कंडीशन हो सकती है, डी एसोसिएशन मान लीजिए आप, हीटिंग मान लीजिए, हाइड्रोलिसिस. जब वो ब्रेक डाउन होता है और अपने ही जो उसके अंदर सब्सटेंस कंटेन है उसमें क्या हो जाता है? टूट जाता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन. ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि उसमें क्या हो? बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड कंटेन हो. वो स्वयं अकेला एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई सबको? चलिए, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन आर called reactant
and the substance formed in the reaction are called product। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी जिन्होंने भी 10th में ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो हम रिएक्टेंट किसे कहते हैं और प्रोडक्ट किसे कहते हैं। यस, जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं और जो राइट साइड में होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है ना, यही केमिकल रिएक्शन को लिखने का सही तरीका है। ठीक है, थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं। तो उसके लिए हम रीड करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं केमिकल इक्वेशन को। अब देखिए, केमिकल इक्वेशन आप सब ने बनाना सीख लिया है 10th में, ये बहुत अच्छे से, तो आई नो ये सबको आता है। तो मैं आपको यहाँ पे जनरली बस जो आपकी बुक में है वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और जिन्होंने इसे पढ़ा हुआ है ऑलरेडी वो इसे रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, आ केमिकल रिएक्शन में बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूलाज। ठीक है, इन द रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी बताया है कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं वो किस साइड होंगे, लेफ्ट, और जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो किस साइड होंगे, राइट। ठीक है, तो यही बात ये लोग बोल रहे हैं। ऑन द राइट विथ एरो, देखिए ये एरो बना हुआ है जो हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि हमें किस तरफ से किस तरफ रिएक्शन करनी है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, विथ एरो प्लेस्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है ना, द एरो पॉइंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, द अबव मेंशन्ड रिप्रेजेंटेशन exhibiting the group of reactant and products is called a chemical equation। ठीक है ना, देखिए अभी आपने एक एग्जांपल समझा जिसमें जिंक था प्रेजेंट, वो किससे रिएक्ट कर रहा था, H2SO4 से। फिर देखिए हमारी रिएक्शन लेफ्ट टू राइट गई तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से हमने एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है। जिंक के साथ हमने अगर एक और क्या लिया है, कंपाउंड लिया है, तो हमने उसको प्लस में लिखा है। और इस पूरे रिएक्टेंट को लिखने के बाद जब हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमने उसको किससे शो किया है, एरो से। ठीक है ना, और जब हमारे प्रोडक्ट बन गए हैं, प्रोडक्ट भी हमारे क्या है, मोर देन 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सॉरी मोर देन 1 प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हमने इसको भी प्लस से लिखा है। 3 बनते तब भी हम उसको ऐड करते जाते अगर वो प्रोडक्ट होते तो। ठीक है ना, तो ये जो पूरा एक सिस्टम है जो यहाँ पे शो हो रहा है ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना, कि रिएक्टेंट को हमें लेफ्ट साइड में लिखना है, अगर ज़्यादा हमारे पास रिएक्टेंट है उनको प्लस करते जाना है, फिर हमें एरो बनाना है, फिर हमें क्या प्रोडक्ट को लिखना है, प्रोडक्ट में भी हमें क्या प्लस लगाते जाना है अगर वो हमारे पास मोर देन है तो। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें उसको एरो साइन क्या शो कर रहा है कि एक दो बातें शो कर रहा है। क्या, फर्स्ट वन कि हमें क्या रिएक्शन लेफ्ट टू राइट करनी है, यस। और सेकंड थिंग कि हमारी जो रिएक्शन है दोनों तरफ क्या है, इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो जितने एटम्स इस साइड हैं उतने ही एटम्स यहाँ होने चाहिए, जितने हमने मॉलिक्यूल्स यहाँ लिए हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ होने चाहिए। ठीक है, बैलेंसिंग रिएक्शन ये हमने पढ़ा है, हमने बैलेंस करना भी सीखा है 10th में, तो ये सब हमें पता है। ठीक है ना, तो यही बात इन्होंने बोली हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है मेथड फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। कुछ मेथड होती है जो हमें क्या प्रोवाइड करती है, रूल्स देती है राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका प्रोवाइड करती है मेथड। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं फर्स्ट वन क्या है। ये आपको नोट्स इसी तरीके से बनाना है, पहले आपको केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसका एग्जाम्पल देना है, फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन लिखना है क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसके पूरे रूल्स लिखना है। ठीक है ना, ये भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं। चलिए देख लेते हैं, रिएक्टेंट taking part in a chemical equation are written on the left hand side and a plus sign is written between them। ठीक है ना, मतलब हमने क्या किया है, रिएक्टेंट को कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, और अगर वो ज़्यादा है तो हमने क्या किया है, प्लस साइन लगा दिया है। ठीक है ना, प्रोडक्ट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो जो हमारे प्रोडक्ट है उसको हमने कहाँ लिखा है, राइट हैंड साइड पे लिखा है। अगर वो भी ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तो क्या लिखना है, हमें उसको प्लस लगा कर लिखना है। ठीक है ना, एंड प्लस साइन इज रिटन बिटवीन दैम। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ सबको, यही बात हमने अभी आपको समझाई, यही बात ये बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं है। चलिए इसके बाद उन्होंने बोला है, थर्ड पॉइंट है हमारा, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइन ऑफ इक्वलिटी।
साइन ऑफ इक्वलिटी मतलब इक्वल होना चाहिए, इक्वल मतलब इस साइड और इस साइड दोनों इक्वल होना चाहिए, और एन एरो इज प्लेस्ड, ठीक है ना, ये भी मैंने आपको अभी बताया था, इट शोज द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है ना। अभी मैंने आपको यही बात समझाई है कि ये एरो हमारा क्या क्या शो कर रहा है, ठीक है ना, दोनों साइड हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी, ना ये प्रोडक्ट ज़्यादा होने चाहिए ना ये, नहीं तो इससे क्या हो जाएगी, हमारी रिएक्शन इनबैलेंस हो जाएगी, तो और हम क्या कर पाएंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है वो फाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि जब भी हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दोनों साइड हमारे जो हैं रिएक्शंस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है ना। जैसे देखिए लिखा है यहाँ पे रिएक्टेंट्स एरो प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए, ऐसा हमारी केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है, शो कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन आर रिटन इन टर्म्स ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सिंबल्स, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ स्केलेटन इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए स्केलेटन इक्वेशन का मतलब भी उसी से है, मतलब जब हम स्केलेटन किसको बोलते हैं, अच्छा देखिए ह्यूमन में स्केलेटन, जो बायो वाले स्टूडेंट होंगे तो वो तो समझ गए होंगे कि क्या है, और 10th में इतनी तो साइंस पढ़ ली है कि स्केलेटन क्या है वो हम बता सकें, तो ठीक है ना। जैसे ह्यूमन में जब क्या ह्यूमन स्किन नहीं होती, जब हम उसके इनर पार्ट को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, स्केलेटन होता है, ऐसे ही जब हम रिएक्शन के इनर पार्ट को देख रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको स्केलेटन इक्वेशन बोला गया, ओके। चलिए तो यहाँ पे जैसे दिया है कि जैसे Cu है, ये किसका है, ये कॉपर का है, प्लस O2 है, ये किसका, ऑक्सीजन का है, और जो मिलके क्या बना रहा है, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये हमें याद रखना है कि ये क्या है, ये सिंबल्स हैं, मतलब ये यहाँ पे हमने डायरेक्ट नहीं लिखा कि आप सोचे कि पूरा लिखेंगे कॉपर प्लस ऑक्साइड मिलके बने क्या, कॉपर ऑक्साइड, ऐसा कुछ नहीं, हमने उनके सिंबल्स को लिख दिया, फॉर्मूला को लिख दिया, और हमारी इक्वेशन यहाँ पे भी कंप्लीट हो गई, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंपाउंड आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला while elements other than H2, N2, Cl2, Br2, I2 etc. are written in atomic form, ठीक है ना। मतलब इन्होंने बोला है कि कंपाउंड्स जो हमारे प्रेजेंट होंगे या उनका जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो किस तरीके से लिखे जाएंगे, वो H2, N2, Cl2 फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक भी बोलते हैं। डायटोमिक जो एटम्स होते हैं, हमने ये पढ़ा है 9th में था ये हमारे, डायटोमिक, पॉलीएटोमिक, मोनोएटोमिक, तो ये आपने पढ़े होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं पे बात कर रहा है। तो जो भी हमारे मतलब जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कैसा है, डायटोमिक है, कभी भी हम उसे सिर्फ O नहीं लिखते, O2 लिखते हैं, ठीक है। जैसे H है तो H एक एक्सेप्शनल केस है जिसको हम डिफरेंट कंडीशन में सिंगल भी यूज़ करते हैं और डबल भी यूज़ करते हैं, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। बट हमारे जो डायटोमिक्स एटम्स हैं उनके उस केस में मैं बोल रही हूँ कि हमें उसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा, जिस तरीके से वो प्रेजेंट है। जैसे अगर जो डायटोमिक है वो डायटोमिक फॉर्म में लिखा जाएगा, मोनोएटोमिक है मोनोएटोमिक में लिखा जाएगा, ठीक है, पॉलीएटोमिक है तो पॉलीएटोमिक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, नाउ ऑन both sides of sign of equality or an arrow the number of atoms are made equal. Yes, this is called balancing of an equation, ठीक है ना। तो जब दोनों साइड क्या हो जाएगा, एरो पुट हो जाएगा और दोनों साइड क्या है, एटम्स इक्वल हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन को बैलेंस कर देगा। तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन, and the resulting equation that is formed after balancing is called a balanced equation, ठीक है। But to balance an equation the chemical formula are never changed, ठीक है ना। आप बैलेंस करें या ना करें, केमिकल फॉर्मूला कभी भी कंपाउंड का चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। क्या चेंज होगा, उसके नंबर, मतलब हमारे जो कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में कितने एटम प्रेजेंट हैं, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सिर्फ ये चेंज होगा।
इसके अलावा उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए N2 की बात कर रहे हैं हम, या Cl2 की बात कर रहे हैं, क्लोरीन था, अगर हमने उसको बनाया तो अगर हमने उसको बैलेंस किया तो हम उसको N2 नहीं कर सकते, या क्लोरीन का ब्रोमीन नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो जो था वैसा ही रहेगा, बस हम यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स में, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट with calcium carbonate then calcium chloride water and carbon dioxide are formed। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट मीन्स HCl रिएक्ट कर रहा है CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो क्या बन रहा है, पहली बात तो देखो CaCl मतलब यहाँ पे देखिए ये बन रहा है कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। स्केलेटन ही, ये स्केलेटन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। जब तक हमारी इक्वेशन, अभी हमने करके देखा, जैसे अगर हम आपको लैब लेके गए तो हमने बोला कि ये आपके पास दो प्रोडक्ट हैं, अब आप इनको कंबाइन करिए, केमिकली रिएक्ट करिए और बताइए कि क्या बन रहा है। तो फर्स्टली आप पहले उसकी रिएक्शन कराएंगे, प्रोसीजर अपनाएंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो फर्स्टली जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमारा काम होता है उस रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट को देखना कि आखिर बन क्या रहा है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराया तो फर्स्टली कैल्शियम क्लोराइड बना, ठीक है ना, फिर वाटर बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनी, ठीक है ना। तो ये क्या है, स्केलेटन है, मतलब हमारी रिएक्शन में ये सब तो बनने हैं, ये तो कंफर्म है। अब कितने कितने इनके एटम्स प्रेजेंट होंगे ये हमें अभी बैलेंस्ड करने हैं, इसलिए ऊपर वाली रिएक्शन को इन्होंने स्केलेटन बोला है, ठीक है ना। और फिर नीचे इन्होंने इसको बैलेंस्ड किया है तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस्ड, ठीक है ना। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे एक ही एटम है, ठीक है ना, मतलब कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन भी एक एटम है, ऑक्सीजन 3 एटम्स थी, ठीक है ना। और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक ही है, ठीक है ना। इसी के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कैल्शियम एक प्रेजेंट है, यस कैल्शियम एक प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे कार्बन कितना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 1, तो ये भी बैलेंस्ड है। फिर क्लोरीन देख लेते हैं, क्लोरीन देखो यहाँ पे तो 2 है पर यहाँ पे तो 1 था ऊपर, तो हमने क्या किया, इस साइड लेफ्ट साइड को बैलेंस किया और HCl के पहले 2 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे CaCl2 2HCl दोनों बैलेंस हो गए। यहाँ पे भी क्लोरीन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है 2 और यहाँ पे भी 2। चलिए इसके बाद देखते हैं H कितने प्रेजेंट है, H2O बन रहा है तो H 2 अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब H के 2 एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमने जो 2 लगाया था वो इसको भी बैलेंस कर गया। और कार्बन हमारा एक ही प्रेजेंट था तो ये भी हो गया हमारा, एक O यहाँ पे हो गया। ये कितने थे टोटल, यहाँ पे 3 थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे दे दिया, 2 यहाँ पे दे दिए तो 3 हो गए, तो हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब ये रिएक्शन जो हमने ऊपर की थी स्केलेटन फॉर्म में, नीचे आके सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक को हमने क्या कर दिया 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई। क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से एक एग्जांपल और समझते हैं हम, मैग्नीशियम ऑन बर्निंग इन एयर प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने आपसे अभी समझाया आपको कि रिएक्शंस में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे एलिमेंट्स हों, कंपाउंड हों, ठीक है ना। वो खुद में भी क्या हो जाता है, जब वो हीट हो रही है या बर्न हो रही है तो वो क्या है, खुद में भी अपने में ब्रेक डाउन हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम को क्या है, जब बर्न किया गया तो वो क्या है, एयर में प्रोड्यूस हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड उसने बनाया। तो मैग्नीशियम जब बर्न हुई तो उसने किसके साथ रिएक्शन कर ली, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये स्केलेटन था क्योंकि बैलेंस नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक, दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, पर हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें कितने बन रहे हैं, सिर्फ सिंगल एटम यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 चाहिए जो 2 डायटोमिक हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सके, ठीक है ना। तो इसलिए हमने मैग्नीशियम भी 2 लिए, ऑक्सीजन भी 2 है, तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बैलेंस्ड करना है तो उसके आगे 2 लगा दिया, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। तो आपको समझ में आया कि हम कैसे बैलेंस करते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में
इट मीन्स 10th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, इसलिए मैं ये बुक से डिस्कस कर रही हूँ। जिनको नहीं है अभी भी वो बुक में कर एक बार पढ़ के देखें और फिर करें, सबको आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, तो अभी हमने देखिए केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन और उसको कैसे बैलेंस किया जाता है वो देखा। अब यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर मेथड प्रोवाइड की गई हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है ना, ये पोर्शन आपके लिए नया हो सकता है अभी, क्योंकि ये हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में ना हो, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए इन्होंने आपको 2 मेथड्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है ना, पहले देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है केमिकल इक्वेशन से पहले, हमने डाल्टन थ्योरी डिस्कस की थी, उसमें हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है ना, therefore the number of atoms of reactants and products in a chemical reaction must be equal. ठीक है, hence the reaction should be balanced on both sides of arrows. Two methods are in use for the balancing of chemical equations. ठीक है ना, अब इन्होंने बोला क्या है, आपको इन्होंने कहना चाहिए सिर्फ इतना बोला है कि इन्होंने बैलेंस करने के लिए आपके पास 2 मेथड प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट है हिट एंड ट्रायल मेथड और सेकंड है पार्शियल इक्वेशन मेथड। ठीक है ना, तो देखिए ये एग्जाम में आती हैं, इस तरीके से ही आती हैं कि गिव द एग्जाम्पल व्हाट इज हिट एंड ट्रायल मेथड एंड गिव देयर एग्जाम्पल एंड सॉल्व इट। आप एक एग्जाम्पल लेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, उसको सॉल्व करके बताएंगे कि क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं दोनों आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि क्या है, आप बहुत अच्छे से समझिएगा, आपको इसके प्रॉपर नोट्स खुद से ही बनाने। ठीक है ना, चलिए तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना, अब देखिए फर्स्टली हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, तो इसमें उन्होंने क्या बोला, देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड बहुत ही हमारे नॉर्मल कंपाउंड के लिए होती है, और जो पार्शियल इक्वेशन मेथड होती है वो किसके लिए होती है, वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, जो बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं उनको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं कर सकते, इसलिए क्या होता है उनको हम दूसरी मेथड से करते हैं, वो पार्शियल इक्वेशन मेथड है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड फर्स्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अभी आप सिर्फ समझिए, फिर मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू भी। ठीक है ना, इफ डायटोमिक गैसेज सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन, then they are written first in atomic form. Such an equation is called atomic equation. Atomic equation is multiplied by 2 to get molecular equation. ठीक है ना, अब देखिए कैसे ये मेथड कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है ना, अगर जिनको अभी ये मैंने पढ़ा नहीं भी समझ में आ रहा है तो अब वो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है ना, देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें लिखा ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड। ठीक है ना, तो क्या हुआ है, जब हीटिंग की किसको, पोटेशियम क्लोरेट को, मतलब KClO3 को हमने क्या किया, हीट किया, तो हमें मिला पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो देखिए पोटेशियम क्लोरेट को, मतलब पोटेशियम क्लोरेट क्या हो गया, हमारा रिएक्टेंट हो गया, और पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो देखिए यहाँ पे हमने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया, मतलब एरो किस तरफ क्या आया हमारा, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, और एरो किस तरफ क्या आएगा, राइट हैंड साइड KCl+O। ठीक है, ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले ही क्लियर किया है कि जब डायटोमिक एटम्स आते हैं तो वो कभी भी सिंगल नहीं लिखे जाते, तो आपको तो ये पहली यही पकड़ लेना है कि गलत कहाँ है यहाँ पे, दैट मीन्स हमें इसे करेक्ट करना है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में जो बोला गया लास्ट, अटोमिक इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट मॉलिक्यूलर इक्वेशन,
तो वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल एटम्स यूज हो जाते हैं जिनको हमें डायटोमिक अगर वो हैं तो उसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। अब देखिए हमने ये लिख दिया इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशंस बना ली हमने। इसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के एटम को। देखिए के एक है दोनों साइड, यस। क्लोरीन एक है, हाँ दोनों साइड प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 है और इस साइड राइट हैंड साइड 1 है, मतलब हमें 2 ऑक्सीजन और बैलेंस करना है, ठीक है। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे थे तो 3 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे बना दिए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा थे, यहाँ कम कैसे हो सकते हैं, वो पूरे आएंगे ना यहाँ। तो KCl हमने वही रहने दिया और हमने ऑक्सीजन क्या कर दिया, एटॉमिक इक्वेशन कर दिया। फिर लास्ट में हमने क्या कर दिया, हमने लिखा भी है एटॉमिक इक्वेशन इज मल्टीप्लाई बाय 2 टू गेट मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो हमने ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 2 2KClO3, ठीक है। फिर हमने सारी इक्वेशन जो हमारी ऊपर आई थी एटॉमिक इक्वेशन, उसको हमने उठा के किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। 2KClO3 2KCl प्लस 3O2, मतलब 3 मॉलिक्यूल, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। मतलब हमारे ऑक्सीजन के कितने एटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं, सॉरी कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 3। समझ में आया। तो ये हमारी जो बन गई है लास्ट, ये हमारी मॉलिक्यूलर इक्वेशन। समझ में आया सबको कैसे, पहले आपको स्केलेटन इक्वेशंस बनाना है, फिर उसको एटॉमिक इक्वेशन। एटॉमिक इक्वेशन बनाने का क्या मतलब है, एटॉमिक इक्वेशन का मतलब ये है कि जितने एटम हमारे राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है उतने ही हमें लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट करने हैं। और उसके बाद लास्ट है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। सबको समझ में आया, हिट एंड ट्रायल मेथड बस इतना ही। नेक्स्ट है हमारा कॉपर ऑन, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये भी हम समझ लेते हैं। कॉपर ऑन रिएक्शन विथ concentrated sulfuric acid forms copper sulfate, water and sulfur और डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो हम फिर से अगेन क्या करेंगे, स्केलेटन इक्वेशन बना लेंगे। कॉपर को रिएक्ट कराया H2SO4 से, जिससे हमें बना कॉपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने अपना स्केलेटन इक्वेशन बना लिया। फिर हमने क्या किया, देखो अब हम सारे एलिमेंट को अच्छे से देखेंगे। कॉपर एक है, यस कॉपर यहाँ पे भी एक है। फिर हम देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यस हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। सल्फर देखेंगे, सल्फर कितना है, 1 है सल्फर यहाँ पे, पर यहाँ तो 2 है, दैट मीन्स हमारा सल्फर इनबैलेंस्ड है। फिर हम ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, फिर यहाँ पे मतलब 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सल्फर को और ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा बोथ साइड। अब वो कैसे करते हैं, देखिए फॉर बैलेंसिंग सल्फर ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई H2SO2 बाय 2। देखो तो हमने क्या किया यहाँ पे, 2 H2SO4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिला हमें, कॉपर। फिर 2 यहाँ पे H2 थे तो यहाँ पे H2 हो गए, नहीं यहाँ पे अभी इम्बैलेंस हो गई हमारी कंडीशन। फिर SO4 थे, SO4 है। फिर उसके बाद देखिए ये यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हैं, 2 ये हैं और 4 ये हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन हमारे पास टोटल हैं 8। तो हमारे पास ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 8, दैट मीन्स अभी यहाँ वाटर इम्बैलेंस्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम फिर से जाएंगे लास्ट वाला जो हमारा था क्या, देन फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन हमारा इम्बैलेंस शो कर रहा है, हमने यहाँ पे क्या, अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि हाइड्रोजन और सल्फर हमारे दोनों क्या हैं, इम्बैलेंस्ड हैं। तो उसको बैलेंस्ड करने के लिए हमने ऊपर क्या किया, H2SO4 को हमने 2 के साथ क्या कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से किया, तो देखिए अब कॉपर यहाँ पे 1 है तो दोनों साइड 1 है, बोथ साइड, ठीक है। फिर यहाँ पर कितने हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 है, मतलब दैट मीन्स 2 2 ज़ा 4, यस। फिर हमारे पास सल्फर कितने हैं, 1 2, दैट मीन्स तो यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी 2 है। फिर ऑक्सीजन कितना है, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब 4 2 एंड 2 8। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। तो इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस्ड रिएक्शन। समझ में आया, जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार कॉपी में करके देखिएगा, आपको आएगा, ओके।
जिनको भी प्रॉब्लम जा रही है एक बार इस एग्जाम्पल को कॉपी में करके देखेंगे और खुद से सेल्फ बैलेंस करके देखें तो आपको आएगा कि मैम क्या बोल रही हैं, ठीक है ना। आपको एक एक एटम को, एक एक मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, इक्वल करना है बोथ साइड, ठीक है ना। तो वो आप खुद से काउंट करिए, खुद से करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैम चाहे कॉपी में करें, ब्लैक बोर्ड में करें, बुक में, नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारी जो मेथड है वो है पार्शियल इक्वेशन मेथड। कौन सी है? पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब इसमें क्या है, देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड किसके लिए थी? हमारी नॉर्मल रिएक्शंस के लिए, जो छोटी छोटी रिएक्शंस होती है ना उनके लिए। बट पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल मतलब समझ लीजिए कि आधा आधा, मतलब पूरी तरीके से नहीं। तो जब हम इक्वेशंस को आधा आधा करके यूज़ करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? पार्शियल इक्वेशन मेथड। क्या बोला जाता है? पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब देखिए इस मेथड में क्या हम देख लेते हैं। इन जर्नल कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आर डिफिकल्ट टू बैलेंस बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। वही बात है जो मैंने अभी बोली, इन्होंने भी वही बोला है कि जब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आ जाती हैं तो वो डिफ़िकल्ट होती हैं, किससे? हिट एंड ट्रायल मेथड से करने के लिए। तो क्या होता है? सच इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड। इट इज प्रिज्यूम्ड that complicated equation can be written in 2 or more than 2 steps। ठीक है, इसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जो हम प्री एज्यूम्ड करते हैं। क्या करते हैं? प्री एज्यूम्ड करते हैं। मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इक्वेशन के 2 पार्ट्स करो, आधी आधी इक्वेशन करो। हम उसको एज्यूम्ड करते हैं, पहले से एज्यूम करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको करते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। फिर लिखा है फॉर एवरी स्टेप सेपरेट इक्वेशंस आर रिटर्न एंड दीज इक्वेशन आर बैलेंस्ड। जैसे बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, ठीक है ना, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट में पहले क्या किया? सॉल्व किया, बैलेंस्ड किया, फिर क्या उसको बैलेंस्ड करने के बाद फिर एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। तो फिर उसको बैलेंस्ड करके फिर जब वो बैलेंस्ड हो गई तो हमने साथ में लिखा और उसको बता दिया कि ये हमारी क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन है। इफ रिक्वायर्ड पार्शियल इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय अ होल नंबर, ठीक है ना। ऑल द पार्शियल इक्वेशन आर देन एडेड इन such a manner that intermediate products which are not usually formed cancel out। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो प्रोडक्ट दोनों साइड आ रहे हैं आपके, उनको कैंसिल आउट भी आप कर सकते हो, जिससे आपकी इक्वेशंस क्या है? ईजिली आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। कैसे? अब आपको ये जितना मैंने पढ़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कि मैम क्या कहना चाह रही हैं, ठीक है ना। तो हम ये वाला एग्जाम्पल ही करते हैं जो आपकी बुक में दिया है। राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन। कास्टिक सोडा सब जानते क्या होता है, और क्लोरीन सब जानते हैं। व्हेन क्लोरीन इज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कोल्ड कास्टिक सोडा, देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हाइपोक्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि आपको क्या करनी है? एक बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी है जो किस किस के बीच में रिएक्ट हो रही है? कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन, ठीक है। व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कोल्ड कास्टिक सोडा। अब हमने क्लोरीन कहाँ से पास कराई है? यस, सॉल्यूशन ऑफ कोल्ड कास्टिक सोडा। तो देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जब आप किसको? क्लोरीन को वहां से पास कराएंगे, किससे? कोल्ड कास्टिक सोडा से। तो आपके पास जो ये आपके रिएक्टेंट है, कौन कौन से? क्लोरीन और कास्टिक सोडा। और प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर। समझ में आई आपको रिएक्शन? अब आप स्केलेटन तो बना लेंगे इसका। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इसका स्केलेटन कैसे बनेगा। चलिए तो हम स्केलेटन देखते हैं, जो अभी हमने आपका एग्जाम्पल बताया उसका स्केलेटन कैसे बनेगा।
देखिए ये एग्जाम्पल है, इसका सोल्यूशन भी दिया। आपकी बुक, जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो उसमें भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा और कॉपी में करिएगा। बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इसको डायरेक्ट बुक से समझाया। अदरवाइज मैं अपने खुद के नोट्स से समझाती हूँ, आप सब पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता है, ठीक है। चलिए, वी नो दैट व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर देन hydrochloric acid and hypochlorite are formed. These reacts with NaOH to form NaCl and NaOCl. These equation can be written as, ठीक है। तो देखिए क्लोरीन को और वाटर रिएक्ट किया तो क्या बना, HC मतलब Cl2 रिएक्ट विथ H2O, देन प्रोडक्ट इज HCl प्लस HOCl, हाइपोक्लोराइड, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर देखते हैं, जब NaOH एंड रिएक्ट विथ HCl देन प्रोडक्ट इज NaCl एंड H2O, ठीक है। इसी तरीके से NaOH प्लस HOCl NaOCl प्लस H2O, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। हमने उसी रिएक्शन को, जो एक कॉम्प्लिकेटेड सी हमें रिएक्शंस मिली थी, हमने उसको क्या किया, स्केलेटन फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। ऑन एडिंग, अब देखो ये अलग अलग रिएक्शंस थी, अब हम इसको ऐड कर देंगे। पार्शियल मेथड में हमने क्या किया, हमने रिएक्शंस को छोटे छोटे सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हमने उसकी रिएक्शन करा दी, ठीक है। फिर हमने काउंट किया दोनों साइड जो हमारे प्रोडक्ट हैं क्या वो बैलेंस हैं, तो नहीं है। उसके पहले हम क्या करेंगे, अगर नहीं भी हैं तो अभी हम बैलेंस नहीं करेंगे, अभी हम देखेंगे कि दोनों पूरी रिएक्शन को ऐड करने पे क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो हम ये तीनों जो रिएक्शंस हमने बनाई हैं हम इनको ऐड करेंगे, तो दैट मीन्स ऐड करने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। कोई भी एरो के इस तरफ नहीं चला जाएगा, जो एरो के इस तरफ हैं वो इस तरफ ही रहेंगे और जो इस तरफ हैं वो इस तरफ ही रहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं ऑन एडिंग। अब हमने ऐड किया तो देखिए Cl2 यस, फिर 2 NaOH, अब यहाँ पे 2 NaOH क्यों हो गए, अब देखिए एक NaOH यहाँ था एक यहाँ था, तो ये मिलके कितने हो गए 2, ठीक है। इतना समझ में आया, ये दोनों ऐड हो गए, कैंसिल आउट, अभी हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए और कुछ प्रोडक्ट डबल हो रहा है क्या, रिपीट हो रहा है, नहीं। वाटर एक है, फिर HCl भी एक है, फिर HOCl भी एक है, बाकी सब हमने जैसे थे वैसे लिख दिए। अब हम ब्रैकेट सॉरी एरो के इस तरफ आते हैं, तो देखिए NaCl1 है, यस हमने लिख दिया। फिर उसके बाद NaOCl1 है, वो भी लिख दिया। फिर HCl1 है, वो भी लिख दिया। फिर HOCl1 है, वो भी लिख दिया। फिर वाटर मॉलिक्यूल 2 है, तो वो हमने 2 लिख दिए। अब हम चेक करते हैं सारे एलिमेंट्स को उठा के, क्या इनमें से किसी एटम का जो ऐसा नंबर है जो क्या है इम्बैलेंस्ड है। आप फिर से अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है जो इम्बैलेंस्ड है। अगर ऐसा है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। अब हमने देखा, जब हमने इस पूरी रिएक्शन को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा कि यहाँ पे देखो Cl2 हैं, Cl यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, ये 4, दैट मीन्स हमारे पास कितने होने चाहिए 2J हैं और 2 ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 है, ये है 2 Na है 2 Na है, ठीक है। OH देखिए HO एक है और यहाँ पे O और H एक बार है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो अगर इसको यहाँ पे ये HO एक बार है और HO एक बार है, ठीक है ना। OH और H2O यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे 2 जो एक बच रहा है इससे वो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। इसके बाद HCl एक है, HCl एक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम कुछ चीज़, अब यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। हमने जब ये पूरा ऑब्जर्व किया रिएक्शन को तो हमने देखा कि सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं बैलेंस्ड हैं, बट जो यहाँ पे प्रेजेंट है वही लेफ्ट हैंड में प्रेजेंट है और वही राइट साइड में प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वल थे तो कट कर दिया। जैसे वाटर है यहाँ पे प्रेजेंट वाटर है, बट यहाँ पे एक वाटर है, यहाँ पे 2 वाटर हैं, तो एक वाटर मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो गया,
ठीक है। तो हमारे पास जब प्रोडक्ट में यहाँ पे ज़्यादा था तो प्रोडक्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल बचेगा। इसी तरीके से हमारे पास NaOH है क्या, इस तरफ नहीं है तो NaOH यहाँ पे रहेगा। क्लोरीन है क्या, इस तरफ नहीं है तो क्लोरीन आएगा। अब देखिए HCl है क्या इस तरफ, यस HCl इस तरफ भी है इस तरफ भी है, तो HCl से HCl कैंसिल आउट हो गया। HOCl इस साइड भी है इस साइड भी है, तो वो हमने दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया। तो हमारे पास जो फाइनल रिएक्शन बची वो बची Cl2 + 2 NaOH, और एरो किस तरफ जो हमारे पास बचा वो NaCl + NaOCl + H2O। समझ में आया आपको? पार्शियल मेथड्स कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के लिए होती हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बट आप समझेंगे तो आपको आएगा, करना ज़रूर है। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके भी जितने आपको मैंने पॉइंट्स बताए अगर आप करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट मैंने नहीं बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट है। जब हम पूरे चैप्टर में इतनी सारी कैलकुलेशंस पढ़ चुके हैं, आपको खुद पता है मैंने हर चीज़ के न्यूमेरिकल कराए, तो जब हम वो कर सकते हैं तो ये तो बहुत इजी है। हमें क्या करना है, बस एटम्स को अरेंज करना है यहाँ पे और बस कट करना है दोनों साइड एरो के, तो हमारे पास क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन आ गई। यही हमारी फाइनल इक्वेशन है, ठीक है ना। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, लास्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। देखिए आपको इसके नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स आपको स्टार्ट करने हैं केमिकल रिएक्शन से, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, फिर उसके बाद है बैलेंसिंग के रूल्स, फिर हाउ टू राइट द केमिकल इक्वेशन, उसके रूल्स, और फिर उसमें कौन कौन सी मेथड है वो, और उनके कम से कम दो एग्जाम्पल। मतलब आपको हिट एंड ट्रायल मेथड के भी 2 एग्जाम्पल देने हैं। अगर मैंने आपको ये दिया कि एक्सप्लेन हिट एंड ट्रायल मेथड इन द एग्ज़ाम, तो आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके मुझे बतानी है और समझानी है। इसी तरीके से पार्शियल मेथड भी आपको 2 एग्जाम्पल से सॉल्व करके बतानी है, ठीक है ना। और लास्ट जो हमारा इसी का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो इतनी महाभारत हमने पढ़ी उसका क्या एडवांस हमें यूज़ करना है। मतलब एक ऐसा रहता है ना कि कोई हमारे पास एडवांस, मतलब कहना चाहिए क्या लाभ, कोई हमारे पास बेनिफिट तो हो इसका कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। हम इसका जब कुछ यूज़ ही नहीं करना चाहते, हमारे लिए कुछ यूज़फुल नहीं है, तो हम क्यों इसको यूज़ करें, ठीक है ना। तो एडवांटेजेस होने चाहिए, तभी तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, मतलब जो आपको ये बेनिफिट देती है वो चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो ये लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर गेन्ड बाय केमिकल इक्वेशन। जब भी आप लैब जाएंगे और केमिकल इक्वेशन करेंगे तो क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या क्या आपको एडवांटेजेस होंगे, वो हमें ये बताते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट है नॉलेज अबाउट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। हमें इसका नॉलेज हो जाता है कि हमारे पास क्या रिएक्टेंट्स हैं और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे अगर हमें वाटर बनाना है तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि उसमें क्या रिएक्टेंट है तो हम कैसे उसके प्रोडक्ट बना लेंगे। तो अगर आपको पता है, आपने केमिकल रिएक्शन की है, तो आप इजीली बोल पाएंगे कि वाटर कैसे बनता है। तो हमें ये सारी जानकारी कहाँ से मिली, केमिकल इक्वेशन से, ठीक है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कैन बी नोन। हमें ये भी पता होता है साथ में कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स वहाँ प्रेजेंट हैं उसको केमिकली रिएक्ट कराने में, ठीक है ना। इफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर नोन, स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशन कैन बी मेड। स्टैचियोमेट्री हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो हम डिस्कस करेंगे अब इसके बाद, ठीक है ना। तो वो क्या होती हैं वो अभी हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि स्टैचियोमेट्री हमारी कैलकुलेशंस क्या कहलाती हैं, जिसमें नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी होती हैं, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। तो ये क्या है, हमारे उसमें हेल्प करती है क्या, केमिकल इक्वेशन। इन द फॉलोइंग इक्वेशन 40 ग्राम NaOH रिएक्ट विथ 36.5 ग्राम HCl टू फॉर्म 58.5 ग्राम NaCl एंड 80 ग्राम H2O, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अभी हमने स्टैचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं किए हैं, तो अभी थोड़ा सा आप इसको लेफ्ट कर दो, आपको आ जाएगा। आप खुद से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि हम किस तरह की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये थर्ड वाला अभी आप जब स्टैचियोमेट्री समझ जाए ना, तो ये वाला तब आप बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। फोर्थ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वेरीफाइड बिकॉज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल
मास ऑफ द प्रोडक्ट। यस आई नो, हमने अभी इतना पढ़ा है बैलेंसिंग वगैरह, तो ये हमें ऑलरेडी क्लियर हो ही रहा है। इन द अबव एग्जाम्पल द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स 76.5, तो हमारे पास जैसे 40 + 36 पॉइंट, जो ऊपर रिएक्शन बता रही है ये वाली, ठीक है ना, तो ये भी उसको शो कर रहा है। एंड देन प्रोडक्ट है 76.5, 58.5 और 18, ये जो हमारे प्रोडक्ट का है, ठीक है ना, जो ये रिएक्शंस बता रही है, इसमें क्या लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये भी हमारा क्या केमिकल इक्वेशन बता देती है। बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स कैन बी नोन लाइक दैट, लाइक इन द फॉलोइंग रिएक्शन 1 atom ऑफ मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस 2 atom ऑफ हाइड्रोजन, हैंस बैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, ठीक है ना। अब बैलेंसिंग क्या है एलिमेंट्स की, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है 9th में क्रिस क्रॉस फॉर्मूले में, तो ये वही है, ठीक है ना। तो हमें बहुत अच्छे से समझा देते हैं कि कैसे हमें मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करना है, कितने एटम के साथ और किसके साथ लेना है उसको, तो ठीक है, ये भी हमें किससे शो हो जाता है, केमिकल इक्वेशन से। Equivalent quantities can be known like 40 gram NaOH is equivalent to 36.5 ग्राम HCl, ठीक है ना। हमें इक्विवेलेंट क्वांटिटीज़ की भी पता चल जाता है कि हमें किसको कितने के साथ लेना। 40 ग्राम हमने NaOH लिया है 36.5 HCl के साथ, ठीक है ना। ये क्वांटिटीज़ भी हमें पता चल जाती हैं किसमें, केमिकल इक्वेशंस में। वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट कैन बी नो, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, किस गैस को किस तरीके से लेना है और कैसे यूज़ करना है, ये भी हमें कौन बता रहा है, केमिकल इक्वेशंस। इफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर गैसेस देन वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन बिटवीन दैम कैन बी नोन, फॉर एग्जांपल। अब वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन मतलब ट्राइट्रेशन, तो आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो अभी हम इस वर्ड में ज़्यादा डीप ना घुस के हम बस इतना समझ लेते हैं कि जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है वो हमें हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होते हैं वो हमें किस में हेल्प करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक रिएक्शंस में, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक रिलेशंस हम लैब में प्रैक्टिकल में टाइट्रेशन जब करेंगे तब समझेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ हमारा केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन वाला टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। अब हमारा बस लास्ट स्टैचियोमेट्री कैलकुलेशन बचा है और इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।